जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का सेशन जो देख रहे हैं दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन का, जैसे कि मैंने सेट नंबर कल ही फर्स्ट करा दिया था, आज सेट नंबर 2 होने वाली है। तो अब डेली वाइज पे दोस्तों 2 सेट प्रैक्टिस चलती है। एक सुबह में 9 बजे चलती है और शाम में जो है दोस्तों आपको 6 बजे चलती है। ठीक है, सुबह 9 बजे जो है रुकमणी पब्लिकेशन का और शाम 6 बजे जो है दोस्तों यह यूनिक पब्लिकेशन का चलती है। ठीक है, जैसे ही खत्म होगी दोस्तों इसकी मैराथन क्लासेस चलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। न्यू पैटर्न पे आधारित है ये। री एग्जाम 2024 के लिए क्वेश्चन बैंक है, 2010 से लेकर 2023 तक का है, जिसमें हम लोगों ने पहले ही कर चुके हैं। कौन सा तो आपको पता होगा, नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। जॉब बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर तो लगाना ही लगाना है आपको। 1/10/2023 में जो प्रथम पाली में पूछी गई थी वो हम लोगों ने कर चुका है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा जो है 1/10/2023 के द्वितीय पाली में जो पूछी गई थी उसे हम लोग करने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा। तो आइए देखिए, आ चुके हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 1/10/2023 द्वितीय पाली में। हल प्रश्न स्मृति के आधार पे है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या बनता है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसमें कह रहा है क्या समानार्थी शब्द बताना है आपको, है ना। तो समानार्थी शब्द बताइए। वर्ज्य का समानार्थी होगा क्या? तो आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा राइट आंसर सी। क्या बनेगा? निषिद्ध। क्या होगा? निषिद्ध होगा। और जो वर्ज्य दिया हुआ है यहाँ पे, इसका पर्यायवाची क्या होगा? इसका पर्यायवाची होगा निषिद्ध ही, है ना, यानी मना किया हुआ। इसका मतलब क्या होता है? मना किया हुआ। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है इसका पर्यायवाची। सही पर्यायवाची शब्द सुनना है किसका? रमा का। बताइए कौन होगा रमा का पर्यायवाची शब्द? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा इंदिरा। आंसर ए बनेगा, इंदिरा होगा रमा का पर्यायवाची शब्द। कमला भी होगा, श्री भी होगा, लक्ष्मी भी होगा, इंदिरा भी होगा, हरि प्रिया भी होगा, समुद्रना होगा। ये सभी जो है रमा का पर्यायवाची शब्द है। देखिए नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। बताइए इसमें कौन है शुद्ध? तो आंसर आप देख रहे होंगे तकनीकी। यहाँ पे ये करेक्ट लिखा गया है ऑप्शन सी। सही क्रम को हमें चुन के बताना है कि सही क्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले सही क्रम क्या होना चाहिए? सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। सबसे प्रमुख होगा भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। भारत में क्या है? संसदीय व्यवस्था कायम है। सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं। उसके बाद होगा संसद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है प्रधानमंत्री का होता है। लास्ट में होगा प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। यानी सबसे पहले क्या है? तीन किस में है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन डी होगा। देखिए कह रहा है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? किस कवि की काव्य पंक्ति है? सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो बताइए किस कवि की है? यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। किनके द्वारा रचित है? यह जो कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और यह जो है चंपू काव्य यशोधरा से लिया गया है। किससे लिया गया है? चंपू काव्य यशोधरा से लिया गया है। इसमें जो है भगवान बुद्ध के गृह त्याग और उनकी पत्नी यशोधरा को वेदना को व्यक्त किया गया है, इसी के बारे में दिखाया गया है। अगला है कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है। किस सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है बताइएगा? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के द्वारा। आंसर बनेगा बी। न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु जो है विराम में रहे तो वह विराम में ही होनी चाहिए, अगर वह गति में है तो गति में होनी चाहिए, तब तक कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है।
दूसरे बल से बल का व्यंजक मिलता है, यानी F इक्वल ma मिलता है, सूत्र मिलता है। और तीसरा से तो पता ही है आपको, क्रिया की प्रतिक्रिया मिलती है। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? किस रूप में होती है? यह होती है गतिज ऊर्जा के रूप में। आंसर बी होगा, गतिज ऊर्जा के रूप में। जब किसी पदार्थ में ऊष्मा जो है ऊर्जा दी जाती है तो उस पदार्थ के कणों में क्या होता है? कंपन बढ़ जाता है। ऊष्मा ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। किसी पदार्थ में अवस्था परिवर्तन मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस के दौरान जो है तापक्रम रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है इस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है? तो ये कौन है? पारा है। आंसर सी बनेगा। क्यों पारा होगा? क्योंकि आप देखोगे जो थर्मामीटर होती है उसमें पारा ही तो भरा रहता है, क्या उसे गीला करती है? नहीं। तो आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। मरकरी भी कहते हैं इसे। पारा का सूत्र क्या होता है? पारा का सूत्र Hg होता है। पारा का सूत्र Hg होता है। पारा का प्रमुख अयस्क जो है मरकरी सल्फाइड, तो वो HgS होता है। क्या होता है HgS? जिसे सीने बार के नाम से जानते हैं हम लोग। पारा का लैटिन नाम क्या है? हाइड्राडिजर्म। पारा का परमाणु संख्या कितना है? परमाणु संख्या 80 होता है। विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, तो इसका उल्टा क्या हो? उत्कर्ष का उल्टा बताइएगा। उत्कर्ष का उल्टा क्या होगा? तो उत्कर्ष मतलब होता क्या है? मतलब उन्नति, उत्थान। तो इसका विलोम होगा अपकर्ष। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? जो शाम होता है और रात, उसके बीच को समय को हम लोग गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधूली। आंसर सी बनेगा यहाँ पे। अगला देखिए, असंगत मतलब बेमेल शब्द का हमें चयन करना है। कौन है सबसे अलग इसमें? कौन है? देखें आप, रोस, कोप और अमरस और अशोक। देखिए यहाँ पे एक नाम है और ये सभी एक क्या है? उस मतलब कि एक तरह से क्या है, यह एक समान है, मतलब कि शोक रहित है ना। तो अन्य सभी क्या है? अलग है। तो आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। डैश इस गुफा में गया, काल कवलित हो गया। तो बताइए, तो यहाँ पे क्या भरे जाएंगे? यहाँ पे भरे जाएंगे जो इस गुफा में गया, काल कवलित हो गया। तो आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे सी बन जाएगा। परफेक्ट। अब बताना है इसमें अशुद्ध मतलब त्रुटि भाग कौन सा है, उसे हम लोग को चुनना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा गलत है। पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाएं। इसमें कोई त्रुटि नहीं है कि है? बताइए क्या त्रुटि है इसमें, यदि है तो आप देखोगे इसमें कि क्या इसमें त्रुटि है। तो इस भाग में जो है ए वाली त्रुटि है। तो देखिए इसमें ए क्या त्रुटि है, कह रहा है क्या कि इसमें मुझको नई कमीज, मुझको नई कमीज के जगह पे क्या होना चाहिए? मेरे लिए एक कमीज, है ना। मुझको जगह पे क्या होनी चाहिए? मेरे लिए एक कमीज और माँ के लिए, है ना। तो इसलिए आंसर ए बनेगा, यहाँ पे गलत है। अब देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? टू यंग मैन डैश द चेन फ्रॉम द वोमेन्स नेक एंड रैन अवे। मतलब बात तो समझ ही गए होंगे। मतलब दो जवान व्यक्ति क्या करते हैं? महिला के नेक मतलब गर्दन से चेन को खींचते हैं और दौड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बताइएगा? तो यहाँ पे होगा दो जवान जो है महिला की गर्दन से चैन खींच लिए और भाग गए। तो यहाँ पे होगा पुल्ड। क्या हो जाएगा? पुल्ड होगा। पुल्ड मतलब खींचना होता है ना, खींच लिया। तो आंसर यहाँ पे पुल्ड होगा। PULLED, पुल्ड द चेन फ्रॉम द वोमेन्स नेक एंड रन अवे। अगला देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन इन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच। आउट ऑफ 4 alternative suggestions select the which one the best express the same sentence in direct या डायरेक्ट स्पीच। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच को। देखिए क्या है हमारा, कह रहा है ही सेड लेट हरी कम विथ अस मदर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम।
तो आइए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें करना होगा ही रिक्वेस्टेड, क्या करना होगा, हमें रिक्वेस्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि आप ये सेंटेंस को देखने से पता चल रहा है क्या हमें कर रहा है, जो लेट यहाँ पे यूज किया गया है ना, इस कारण यहाँ पे क्या लगेगा, रिक्वेस्टेड लगेगा, है ना। तो आंसर हमारा सीधे ए दिख रहा है। ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हरी कम विथ देम एज ही विल टेक केयर ऑफ हिम। आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं क्या, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनना है, वो कौन सा है देखेंगे हम लोग। फैबुलस, यहाँ पे हमारा पहला ही फैबुलस दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी है। फैबुलस यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, नहीं तो ये सभी गलत है। फैबुलस का ये स्पेलिंग सही है। फैबुलस मतलब होता है क्या पता है, शानदार। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। तो देखिए इसमें हमें फुल करना है प्रीपोजिशंस को। क्या है, कनिष्का वॉज इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। बताइए तो यहाँ पे क्या भरे जाएंगे, यहाँ पे क्या फील होगा। तो यहाँ पे मतलब कि भावना जो है, भावना के अनुसार रिक्त स्थान पे क्या सही होना चाहिए था। तो यहाँ पे होगा इनिशिएटेड इनटू, क्या होगा, इनिशिएटेड इनटू होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब कि कनिष्क वाज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। आंसर बी बनेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्या है, हमें इसका अर्थ बताना है। क्या है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का अर्थ होता क्या है, तो फ्रेटर्निटी का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। क्या होता है, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। आंसर ए बन जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर ए। अगला देखें, कह रहे हैं क्या कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितने तीली होती हैं। बताइए कितनी तीली होती हैं। तो इसमें 24 तीली होती हैं। आंसर ए बनेगा, कितने होते हैं, 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज के सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले का यह चक्र जो है, जिसका प्रारूप मौर्य सम्राट जो है अशोक के सारनाथ स्तंभ से बने चक्र के तर्ज पर बनाया गया है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया था। तो यह 22 जुलाई 1947 को, 1947, 1947। अब देखिए, सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश के द्वारा दी गई थी, किस देश के द्वारा दी गई थी। तो आंसर क्या बनेगा, इंग्लैंड के द्वारा। आंसर ए बनेगा, इंग्लैंड के द्वारा। संसद जो है केंद्र सरकार का विधि अंग होता है, और संसदीय शासन व्यवस्था का उदय जो है इंग्लैंड से हुआ है। संसदीय शासन में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इंग्लैंड में संसद के उद्भव के बाद जो है संसदीय सरकार को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाने लगा। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है, किस पर है बताइएगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे किस पे निर्भर है, तो केंद्र और राज्य स्तर पर है। केंद्र और राज्य स्तर संबंध जो है यह निर्भर है, दो स्तर पर सरकारें होती है ना। किस पे, संघीय जो होती है ये 2 स्तर पे होती है। वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहले जो हमारा है वह क्या है देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आपके, ऑप्शन आपका तो सी करेक्ट हो रहा है, 1, 3 और 4। तो देखिए 1 और 3 4 हम लोग पढ़ते हैं, क्या है 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। देखिए संवैधानिक प्रावधानों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और संवाद के लिए यांत्रिक पर, है ना। तो ये 3 चीजों पर केंद्र और राज्य संबंध क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। में कह रहा है क्या, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, इरेक्ट। इरेक्ट का हमें साइनोनिम बताना है। इरेक्ट का अर्थ होता क्या है, मतलब सीधा, निर्माण करना। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, इसका हो जाएगा बिल्ड करना, मतलब बनाना, या फिर कंस्ट्रक्ट करना, या फिर राइज करना। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कह रहा है क्या, फ्रेम और क्वेश्चन टैग टू गेट द फॉलोइंग आंसर।
क्या है आंसर देखिए। आंसर में बोला गया ही हैज गोन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजन। तो बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या बनेगी। आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर, जो ये हमारा वाक्य दिया गया, जो हमारा सेंटेंस ये दिया गया है, ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजन। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस दे रखे हैं, सब्जेक्ट क्या है, ही है, ठीक है, तथा हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैज है ना। इस वाक्य का जो है क्वेश्चन टैग हमें बताना था। क्वेश्चन टैग के लिए क्या लिखा जाता है पता है ना, मतलब उसमें इज नॉट, आरंट, हैजंट, हैवंट जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैजंट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, हैजंट ही होगा ना। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा नॉन ऑफ एबव। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ द एबव होगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है क्या कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोज्ड इट मीनिंग टू द अंडरलाइन आइटम या फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। क्या है हमारा आइटम देखिए, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज शी हैज बीन विथ मी थ्रू आउट थिक एंड थिन। तो बताइएगा इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा अंडरलाइन किया गया है इस वर्ड का मतलब है ना, थ्रू आउट थिक एंड थीन। इसका आइडम एंड फ्रेजेस हमें बताना है। तो इसका अर्थ होता है अच्छे बुरे दोनों समय में, सुख दुख में। तो आंसर क्या बनेगा, इन बोथ गुड टाइम एंड बैड टाइम्स। आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कैन substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. तो देखिए हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, पहले क्या दे रखा है, कह रहा आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली। तो हमें रिप्लाइंग दिस मैटर के लिए बताना है क्या यूज होगा यहाँ पे, नहीं होगा तो हमें बताना होगा नॉट सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, है ना। तो यहाँ पे जो रिप्लाइंग की जगह पे पता है क्या होगा, रिप्लाइंग की जगह पे रिप्लाई होगा। क्या होगा, रिप्लाई होगा। तो रिप्लाई दिस लेटर होगा, है ना, रिप्लाई दिस लेटर, यानी ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन रहा है। क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ V1 फॉर्म का प्रयोग होता है, मॉडल वर्ब है ना मस्ट, तो इसलिए इसके ING नहीं बल्कि क्या होगा, प्ले लगेगा, रिप्ले लगेगा। तो आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किस सूची में आते हैं, तो यह किसके अंतर्गत आते हैं, तो यह अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। आंसर डी बनेगा, किसके अंतर्गत आते हैं, अवशिष्ट। जो विषय संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है वे अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, साइबर कानून हो गया, इन विषयों पर केवल केंद्र विधायी कानून बना सकती है। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद बताइए। तो भाग आपको बता देते हैं, खुद आप बता दोगे। भाग किस में आता है, तो भाग 4 में आता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 36 से लेके 51 तक होता है। कितना, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक होता है। तो बताइए यह कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, 51 तक होता है 36 से। तो आंसर सीधे आपको दिख रहा है, बस एक ही है 44, क्योंकि सभी ये 51 के बाद है। तो आंसर नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसे 0 इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है क्या कि 44 में क्या दिया गया है, 44 में इसमें नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, और 53, 54, 55 यह राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण और मंत्रिमंडल गण और मंत्री परिषद सभी सदस्य क्या हैं बताइएगा। तो यह सभी क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। तो आंसर करेक्ट आंसर बनेगा बी, NDC इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी बोल सकते हैं इसे। मतलब कि सभी जो है
सभी केंद्र शासित और क्षेत्र के प्रशासक मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। और एनडीसी की स्थापना कब होती है पता है? 1952 ईस्वी में, 1952 में होता है। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है 2015 में। और इसका अध्यक्ष जो होते हैं, वर्तमान के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। और इसके शासकीय परिषद में जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं। नीति आयोग के अंतर्गत जो है क्षेत्रीय परिषद, मतलब जो रिलीजन काउंसिल होती है, उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया कोई भी व्यक्ति करता है। और आंचलिक परिषद मतलब कहते हो जोनल काउंसिल में सभी 5 परिषद के अध्यक्ष जो है केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो कह रहे हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूछ जाए। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर यहाँ पे करेक्ट सी बनेगा। उसके पद से केवल उसी तरीके से आधार पे हटाया जा सकता है जिस तरह के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही है। भारत के कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान की 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, जिसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सही हुआ। देखिए, पहला क्या है कि भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। कितने प्रकार की करती है? 3 प्रकार के। तो बिल्कुल सही है कि गलत है? तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? बिल्कुल सही है, 3 प्रकार की करती है। दूसरा क्या है? भारत के कैग की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की नहीं, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये गलत, अभी तक ये निकला। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है। नहीं, भाषा में तो 8वीं अनुसूची में है, तो ये भी गलत। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सही, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। यानी 1 और 4 करेक्ट आंसर आया हमारा। तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा, 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे कि किस इतिहासकार ने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? कौन बोले हैं बताइए। तो आंसर क्या बनेगा? अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी कहे हैं। तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, मतलब एक धर्म कहा है दीन इलाही को। और अकबर ने कब? 1582 में। 1582 में दीन इलाही नामक एक नए धर्म का स्थापना किया था। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? आंसर क्या बनेगा? तो वह था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। बंगाल के पाल शासक थे धर्मपाल। ये 770 से लेके 810 ईस्वी में जो है, और रामपाल जो थे 1077 से लेकर के 1120 ईस्वी तक, लगभग 12वीं सदी के मध्य में जो है पाल वंश का शासन समाप्त हो गया। पाल वंश के बाद जो है बंगाल पर सेन वंश का जो है शासन प्रमुख रहा है। पाल वंश के बाद कौन आया था? सेन वंश आया था। सेन वंश आया था। और यह सेन वंश का महत्वपूर्ण शासक जो है विजय सेन था। उसका उत्तराधिकारी कौन था? बल्लाल सेन था। और 1178, कब? 1178 ईस्वी में लक्ष्मण सेन शासक बना। और इसके शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने 1204 में, कब? 1204 में नदिया पर आक्रमण कर दिया तथा राजधानी लखनौती पर भी अधिकार कर लिया। लक्ष्मण सेन दक्षिण बंगाल चला गया और वहां से 1205 में, कब? 1205 तक शासन किया। इसके बाद जो है विश्वरूप सेन, केशव सेन शासक हुए और 13वीं सदी में मध्य में सेना के शासन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था? तो 1971 में। आंसर बनेगा सी, 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान से आजाद की घोषणा किया गया। और दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के अस्तित्व में है। और 26 मार्च को ही बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिवस और 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। अगला है अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ था? अफीम बताइएगा कौन कौन देशों के बीच में हुआ था? तो आंसर क्या बनेगा हमारा? चीन और इंग्लैंड के बीच में। चीन और इंग्लैंड के बीच में अफीम युद्ध हुआ था। तो आंसर बनेगा बी। और ये कब हुआ था? तो 1839 से लेके
1842 तक चला था। 1839 से लेकर 1842 तक प्रथम अफीम युद्ध हुआ था, और दूसरा कब हुआ था तो 1856 से लेके 58 तक, यह 2 साल तक चला था। अगला प्रश्न देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे तो पशुपति। आंसर बनेगा बी, पशुपति की करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति बतलाया गया है। इस पुरुष देवता के सिर पर 3 सिंह है ना। यह एक योगी का ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, और इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा और पांवों पर 2 हिरण हैं। अगला है क्या, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यह हमें बतानी है। तो कौन सा करेक्ट होगा, आइए हम लोग पढ़ के देखते हैं। पहला है कि यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। बिहार और झारखंड में पहली वंदे ट्रेन चली है, बिल्कुल सही है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाए हैं, यह भी बिल्कुल बात सही है। 27 जून को दिखाए हैं, 28 को नहीं बल्कि 27 जून को दिखाए हैं। 27 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची से उद्घाटन किए हैं, है ना। वहाँ पे हरी झंडी ना दिखा कर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, तो आंसर 1 बनेगा। इसमें करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया बताइएगा। बिहार से जो है पद्मश्री 2023 विजेता कौन है? सुभद्रा देवी, कला क्षेत्र में कौन है? सुभद्रा देवी, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। आनंद कुमार साहित्य के शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है आनंद कुमार को, और कपिल देव प्रसाद यह कला के क्षेत्र में दिया गया। ये 3 व्यक्तियों को दिया गया, और शैबाल गुप्ता को जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया था। कब? 2022 में प्रदान किया गया था शैबाल गुप्ता को। ये 2023 वाली है, तो आंसर सी बनेगा यहाँ पे। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? वह कौन है बताइएगा। तो आंसर बनेगा एनटीपीसी बरौनी। आंसर सी बनेगा। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी के जल संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए एनटीपीसी बरौनी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? कौन है बताइए। तो गंडक नदी है। कौन सी है? गंडक नदी है। आंसर बी बनेगा। पश्चिम चंपारण जिले के पास गंडक नदी में राज्य सरकार के वन विभाग, जो वन विभाग है और जो पर्यावरणविदों के द्वारा घड़ियालों की एक संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। चंबल अभ्यारण्य के बाद जो है गंडक नदी भारत का दूसरा सफल घड़ियाल प्रजनन स्थल बना है। 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पोई शहर को राख में दफन कर दिया? तो कौन सा है ज्वालामुखी बताइएगा। इसका नाम है माउंट वेसुवियस। क्या नाम है? माउंट वेसुवियस। आंसर बनेगा डी, माउंट वेसुवियस। यह प्राचीन रोम के पोम्पोई शहर को राख में दफन कर दिया। यह ज्वालामुखी पर्वत नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। प्राचीन पोम्पोई शहर इटली के पश्चिम तट पर नेपल्स की खाड़ी के किनारे स्थित था, और 1902 में मार्टिनिक कैरेबियन द्वीप का जो है सेंट पियरे नाम बंदरगाह जो है माउंट पीली, मतलब क्या है इसको, मार्टिनिक द्वीप के विस्फोट से नष्ट हो गया, है ना। और माउंट तबोरा जो इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ 1815 में हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। माउंट एटना ज्वालामुखी या सिसिली कहाँ पे है? इटली में स्थित है। कहाँ पे? इटली में। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? महाराष्ट्र में कौन थे? तो एकनाथ। आंसर बनेगा सी, एकनाथ थे। 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के भक्ति संत और भगवान जो विट्ठल भगवान विष्णु का एक रूप के उपासक थे। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जीएनपीए अनुपात क्या था? क्या था इसका अनुपात? 3.9% था। आंसर डी बनेगा यहाँ पे।
यह आरबीआई के द्वारा जारी है। आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया है। नेक्स्ट है क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? गरीबी का कारण बताइएगा। तो गरीबी के कारण क्या है? जनसंख्या का बढ़ाव, बुनियादी ढांचों में कमी और कम पूंजी का निर्माण। तो आंसर डी बनेगा, ये सभी होगा, आंसर सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या शकरकंद एक जो भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडार करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? कहाँ पर बनता है बताइएगा। तो यह पत्तियां में बनता है, आंसर ए बनेगा, पत्तियां में। परंतु जो शकरकंद में भोजन संग्रह कहाँ पे होता है? वो जड़ में होता है, ये याद रखें। शकरकंद में कहाँ पे होता है? जड़ में होता है ना। और हम लोग शकरकंद का जड़ भाग क्या करते हैं? खाते हैं। शकरकंद की जो पत्तियां होती है ना, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जल और CO2 तथा क्लोरोफिल की सहायता से क्या करती है? भोजन को निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किए जाने वाला कार्य है? किसके द्वारा किए जाने वाला कार्य है बताइएगा। तो आंसर बनेगा यह जो है एस्टोमेटा। किसके द्वारा? एस्टोमेटा के खुलने या बंद करने का कार्य जो है गार्ड मतलब रक्षक कोशिका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? रक्षक कोशिका के द्वारा। तो आंसर बनेगा, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो गन्ने का जो है लाल सरण यानी रेड रोट किसके कारण होता है बताइएगा। यह जो लाल सरण होता है, यह किसके कारण होता है? तो यह होता है, ऑप्शन नंबर बनेगा आपका, ऑप्शन सी होगा, कोलेट्रेटिकम। कोलेट्रेटिकम कोलेट्रेटिकम फलकैटम। कोलेट्रेटिकम फलकैटम के द्वारा होता है। तो आंसर करेक्ट आंसर सी होगा। इसमें गन्ना के तना को जो है अंदरूनी भाग लाल हो जाता है और इसका मीठा स्वाद जो होता है खट्टा एवं अल्कोहलिक शराब की तरह हो जाता है। अगला देखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो 1931 में सर्वप्रथम प्लाज्मा झिल्ली का नाम एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, इनका नाम है जे क्यू प्लेवे के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1931 में। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली शब्द सर्वप्रथम सन 1855 में कौन दिए थे? नेगेली और क्रेमर के द्वारा दिया गया था। कृषि बीमा योजना में सम्मिलित है, कौन है शामिल बताइएगा। कृषि बीमा योजना में कौन शामिल है? तो आंसर क्या बनेगा? RW ब्रिक्स 2016। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, A एंड B दोनों। तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर हमारा सी बनेगा, दोनों है। अगला देखेंगे हम लोग क्या है कि डेयरी सरकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। तो पहला कथन क्या दिया है? सरकार जो है डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। दूसरा है कि फुट एंड माउथ डिजीज जो है और ब्रुसिलोसिस के विरुद्ध जो है घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण होगा। या 15,000 करोड़ रुपए के द्वारा पशुपालन जो है आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। तो बताना है कि सिर्फ एक होगा या फिर 2 3 सही होगा या फिर 1 2 3 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 और 3 सही होगा, ऑप्शन बी होगा। तो देखिए 2 और 3 क्या है? 3 में तो आप देख रहे हैं 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। और देखिए 2 में क्या है? 2 में जस्ट अभी हम लोग ने पढ़ा, 2 में है कि फुट एंड माउथ डिजीज और जो है ब्रुसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा है अप्रत्यक्ष कर नहीं बताइए। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? बिक्री कर जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 बन जाएगा यहाँ पे, बिक्री कर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिक्री कर पर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें वर्तमान में GST से प्रतिस्थापित किया गया है।
अच्छा ये एक बात बताइए, क्या शराब पे जीएसटी लगती है कि नहीं? शराब पे जीएसटी लगती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला देखिए, और ये भी बताइए पेट्रोलियम पे क्या लगती है या नहीं? पेट्रोलियम पे जीएसटी लगती है या नहीं? नेक्स्ट देखिए, भारत और 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये बताइएगा। टोटल इसमें 7 देश हो गए, तो ये 7 देश मिलकर क्या बनाएंगे? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान बिम्स्टेक का गठन ये कब करते हैं? 1997 में, है ना? कब करते हैं? 1997। तो आप देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर अ मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजिकली इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिम्स्टेक बनाएंगे। आंसर ए बनेगा यहाँ पे। अब देखेंगे हम लोग, थोड़ा जानेंगे SCO के बारे में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है 2001 में बनता है। संघाई 5 विस्तार के बाद जो है अस्तित्व में आया था। वर्तमान में कितने दोस्तों? इसमें वर्तमान में इसके 9 सदस्य देश है। कौन कौन है? चीन है, रूस है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और ईरान भी है। और नेक्स्ट दिया है मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन MGC, ये क्या है? तो ये देखिए, ये भी भारत और 5 आसियान देश, कौन कौन है? कंबोडिया, लाओस, PDR, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम का पहल है। यह जो है वर्ष कब शुरू किया गया? 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक, शिक्षा, परिवहन तथा संचार के क्षेत्र में क्या सहयोग करना था। तो आप देखें ना, ये मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन ही हमारा करेक्ट आंसर है। हमने तो आपको पिम्स्टेक बता दिया, ये बिल्कुल गलत होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया, भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, PDR, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं, तो ये बनाते हैं मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो कौन है बताइए? आंसर बनेगा बी, बंगलुरु है। कौन है? बंगलुरु भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा। ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, ये हमें बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के आधार पर। पहला क्या है? पहला हमारा दिया है कि उच्च विकास दरों को बढ़ावा देने के साथ ही यह मुद्रास्फीति एवं वेतन को निम्नलिखित स्तर को देखने का एक योजना है। दूसरा क्या है कि उच्च दरों को बढ़ावा देने के लिए साथ ही यह मुद्रास्फीति एवं विनिमय दरों को स्थिर रखने का एक योजना है। तीसरा क्या है हमारा? सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयों उत्पन्न करने के साथ ही एक कॉरपोरेट धारणों को जो है धन लाभ करता है, घरानों को जो है घन लाभ कराता है। आयात व निर्यात अनुदानों को कम किए बिना यह उच्च निर्यात विकास दर को बढ़ावा देता है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बस सी फॉलो कर रहा है, ट्रिपल बॉटम लाइन को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक एवं पर्यावरणीय इच्छाइयों उत्पन्न करने के साथ ही कॉरपोरेट घरानों को धन लाभ कराता है। UNDP तैयार करता है। कौन तैयार करता है UNDP बताइएगा? तो मानव विकास सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए बनेगा यहाँ पे, UNDP। और यह जो है UNDP, आपको बता दें ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, यह सूचकांक जो है 3 तथ्यों पर आधारित होता है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। और यह जो बता दें आपको दोस्तों, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री कौन थे? डॉक्टर महबूब उल हक 1990 में, कब? 1990 में मानव विकास सूचकांक तैयार किए थे। अगला देखिएगा कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है, ये हमें बतानी है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं और पता करते हैं कि कौन है। पहला में देख दिया क्या है? राजनीतिक क्षेत्र में शामिल। पहला क्या है? राजनीतिक क्षेत्र में शामिल। क्या क्या है राजनीतिक क्षेत्र में शामिल? तो परमाणु ऊर्जा,
परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा। दूसरा क्या है? परिवहन एवं दूरसंचार। तीसरा है पावर पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज। चौथा है बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएं। दूसरा में क्या है? सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन, निजीकरण, बंद कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा केवल एक सत्य होगा और ये दूसरा जो है असत्य होगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखेंगे हम लोग। कह रहा है क्या दी गई आकृति पैटर्न को पूरा करना है, तो बताइए इसमें क्या भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पे और बताइए ऑप्शन नंबर कौन सी आएगी आपकी। तो आप खुद देखो, सब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो एक इधर वाली आएगी ना, ये वाला जो इधर फॉलो कर रहा है। ये तो जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं, ये भी जाएगा नहीं, यानी बच कौन गया? डी। आंसर डी बनेगा। यहाँ पे आपको समीकरण हल करना बहुत ही सिंपल है। आप देखो पहले इसको डिवाइड कर दो, संख्या को आपस में बदलना होगा। कह रहा है कि समीकरण की सही करने के लिए जो है कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। वो कौन सी दो संख्या है जिसे आपस में हमें बदलना होगा? तो आपको हम बता देते हैं, 16 और 32 को बस बदलिए। यहाँ पे 32 है तो 16 रखिए, यहाँ 16 है तो 32 रखिए, बस इसको बदलिए। आपको ऑप्शन लेके बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन आप पहला ही बनाओगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। बहुत ही सिंपल है, आप इसे बना लोगे। बोर्ड मार्क्स तो आपको आती ही होगी, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो कि हाँ सर नहीं बना। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। जैसे परसेंटाइल का जल्द ही वीडियो आने वाली है, जो आप लोगों ने कमेंट करा था कि सर परसेंटाइल वाली अलग से वीडियो बना दो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 81, यहाँ 65, 61 है। तो यहाँ पे क्या होगा ये हमें बतानी है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगी ये। थ्री का आप होल स्क्वायर करोगे तो कितनी आएगी? 9। 9 का होल स्क्वायर करोगे तो कितनी आएगी? 81। 81 का होल स्क्वायर करोगे तो आएगी 65, 61। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या आएगी, यानी कि 9 आएगी। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियमों को पालन करती है। श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज है। तो ये हमें बतानी है। 3 के गुणज देखते हैं हम, मतलब 3 ज्यादा है। ये 7, 4, 11, मतलब 3 स्वाभाविक बात है बढ़ रही है क्या? बिल्कुल बढ़ रही है। यहाँ से देखिए 11, 4, 15, 15, 4, 15 और 5, 20 हो रही है। 15, 5, 20 हो रही है। और फिर देखिए ये 6 बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है। तो इसमें देख रहे हैं L से O गया, मतलब 3 बढ़ा। सभी में इसमें 3 ही बढ़ रहा है। सभी में क्या बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। और इसमें देखेंगे हम लोग क्या है, इसमें देखेंगे तो ये 4, ये 7, ये 4, फिर ये 10। तो ये तो आ ही नहीं रहा 3 के गुणज। डी से ये देखिए 4, 4 और ये 5, तो ये भी 3 के गुणज नहीं। और इसमें तो सभी 3 आए, तो ये भी नहीं, यानी इसमें 6 आए हैं। 6 आए हैं ना, 20 से 6 गया है, तो इसमें 3 के गुणज है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए ए बनेगा यहाँ पे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर को आपको चयन करना है। तो देखिए क्या होगा इसमें सही उत्तर। कह रहा है कि आधुनिक भारतीय सिक्के जो है संकेतिक सिक्के हैं। बताइए क्या संकेतिक सिक्के हैं? आधुनिक भारतीय सिक्के संकेतिक सिक्के हैं। और संकेतिक सिक्के इसे ही कहते हैं जिसे धातु का जो है आंतरिक मूल्य, मतलब क्या बोलते हैं इसे, इंटरनेसिक वैल्यू, है ना, इसके जो अंकित मूल्य है जो फेस वैल्यू से कम होता है। और करेंसी नोट इसके सिक्कों के मूल्य के इसके प्राधिकरण, मतलब सरकार की ओर से जो आरबीआई द्वारा जारी की जाती है गारंटी से उत्पन्न होती है। इसलिए करेंसी नोट और सिक्कों की जो है कागजी मुद्रा कहा जाता है। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा क्या? देखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो 1 और सी देखते हैं क्या क्या है। तो 1 में बोला गया है कि आधुनिक भारतीय सिक्के संकेतिक सिक्के हो गए, बिल्कुल सही। सिक्का निर्माण अधिनियम जो है 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगा दिया गया।
ये बात बिल्कुल सही है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ए बन गया, ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया सीटिंग अरेंजमेंट, है ना, 6 व्यक्ति दिए गए हैं, 7 टोटल व्यक्ति दिए गए हैं, सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर दिशा करके मुख करके बैठते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, है ना। जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, और कह रहा है कि एक्स जे और एस के बीच में बैठे हैं, एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, आई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, क्यू और एच सीधी पंक्ति में सिरे पर बैठे हैं, है ना। तो इनको सिरे पे बैठा देंगे मतलब लास्ट छोर पे, और निम्नलिखित में से कौन सा जे की बाईं ओर तीसरे स्थान पे होगा, ये हमें बतानी होगी। तो कौन सा होगा बताइएगा। तो आप देखोगे इसमें, देखिए यहाँ पे हम अरेंज कर देते हैं, कितने इसमें टोटल व्यक्ति हैं। पहले तो कह रहा है क्यू को लास्ट में कर देने के लिए और एच को, तो इन दोनों को हम लास्ट में करते हैं, क्यू और एच। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 और 2 7 हो गए टोटल। यहाँ पे बैठ रहा है आई, यहाँ पे एल, ये जे है, जस्ट इसके बाद एक्स, इसके बाद है एस, तब एच है ही। तो अब जे के बाईं तीसरे स्थान पर कौन है, जे के बाईं आप देखो तीसरे स्थान पे कौन है बताइए, तीसरे स्थान पे कौन है, यही तो दिख रहा है एच। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा यहाँ पे, मतलब एच, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, कह रहा है बिंदु ए पर किसी मीनार का शीर्ष कोण अवनमन कोण 60 डिग्री, यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है, क्या होगी। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं क्या आ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख लिए, चलिए अभी इसे हम लोग बनाते हैं, यहीं पे फिगर रहने देते हैं, इसी पे बनाते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है क्या, मीनार बीसी, जो बीसी है वो कितना है, इसे एच दिया हुआ है। ट्रायंगल एबीसी में आप देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, बेस और हाइपोटेनस। तो आप ये क्या लिखोगे, tan 60 नहीं लिखोगे, tan 60 इक्वल बेस BC लिखो, BC का H है, और आपका ये दे रखा है AC मतलब 80, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 इक्वल H/80, तो ये गुना हो जाएगा 80 से, यानी H इक्वल क्या हो जाएगा 80√3, आपका हाइट आ गया, ठीक है। हाइट कितना आ गया, 80√3 आ गया। तो हमें पता क्या करना था, हमें ऊंचाई ही तो निकालनी है। तो 80√3 ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होगे बी नंबर है, करेक्ट आंसर बी हो गया। अगला देखें, कह रहा है यदि 4 tan थीटा इक्वल 3 दिया है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर क्या होगा, ये हमें बतानी होगी। तो देखिए पहले 4 tan थीटा इक्वल 3 लिखेंगे, ठीक है। tan थीटा इक्वल क्या लिखेंगे, 3/4 हो जाएगा, यानी क्या होता है p/b होता है ना। तो दे रखा है p/b हमारा, h आप निकाल लो क्योंकि हाइपोटेनस चाहिए होता है, h चाहिए ही चाहिए ना, किसको चाहिए, साइन के लिए चाहिए। तो एच निकालोगे तो कितना होगा, ट्रिपल एच निकालो, 5 3 और 4 का तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा हाइपोटेनस कितना निकालेगा 5, आपको आता होगा निकालने, h² इक्वल p² प्लस b², इससे निकाल लोगे आप h, ठीक है। तो देखो जब मेरा h निकल गया कितना 5, तो यहाँ से हम साइन की वैल्यू रख सकते हैं, साइन का क्या होता है p/h होता है, p/h की वैल्यू रखो, और यहाँ पे कॉस का होता है b/h, बस इसे बना दो आप, सॉल्व करोगे तो देखो आप बताते हैं, 4 मल्टीपल 3/4 माइनस 1 होगा, बट्टे यहाँ पे करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 4 मल्टीपल 3/4 और ये हो जाएगा प्लस में 1, तो इसे बनाएंगे तो 2/4, यानी काटेंगे तो 1/2। आंसर क्या आना चाहिए हमारा 1/2, आंसर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग का 15 गुना है, यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो उस मैदान की चौड़ाई क्या होगी, हमें बतानी होगी। तो देखिए यहाँ पे एल बी क्या दे रखा है, चलिए सर हम लोग बना के देखते हैं। हमारे पास दे रखा है जो एल इंटू बी क्षेत्रफल होता है, यह 15 गुना है किसके, एल प्लस बी के, एल इंटू बी यही है ना। तो 15 गुने एल कितनी है 40, प्लस बी को बी रहने दो, और एल बी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह 40 मीटर है मैदान की लंबाई, तो इसे हम लोग 40 लिख सकते हैं, 40 बी रख देते हैं,
अब देखो इसको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 15 और 40 में गुना करोगे तो 600 प्लस 15b इक्वल 40b। अब देखो ये 40b है, 15b उधर घटा दो तो कितना हो जाएगा, तो 25b हो जाएगा, यानी 600 बट्टे 25 कर दो, बी की वैल्यू निकाल दो, 25 से काटो, 25 दूना 50 और 25 चौके 100, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 24, 24 आ गया। तो हमें निकालना किसका वैल्यू था, हमें निकालना था मैदान की चौड़ाई ही। तो बी निकल गया, कितना आया है, वह आया है 24। आंसर बन गया ऑप्शन ए। यदि त्रिज्या R1 R2 वाली दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग दे रखा है तो योग त्रिज्या R वाले एक वृत्त क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमें फाइंड करना है। आप देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पाई कैपिटल R1 का आर स्क्वायर प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर, ये होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई मेरा कॉमन होगा ना, देखो पाई को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे। तो पाई जब कॉमन होगा इसमें तो हमारे पास बचेगा R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यही ना रहेगा। अब हम आर स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकते हैं, ये पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बच गया, आर स्क्वायर इक्वल R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लैटिन में जो है, किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, किसे कहते हैं वैक्सीनिया बताइएगा, तो काउ पॉक्स को। आंसर बनेगा ए, काउ पॉक्स को लैटिन भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सीनिया कहते हैं। 1796 में बता दें आपको, एडवर्ड जेनर ने पाया कि काउ पॉक्स से ग्रसित मरीज को जो है स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक में भी स्मॉल पॉक्स के वायरस संक्रमित नहीं कर पाए। इस प्रकार उन्हें पहले वैक्सीन मतलब स्मॉल पॉक्स का सफलतापूर्वक आविष्कार किया। कौन किए थे, तो एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, तो किस संघ के पशु में प्रयुक्त संयुक्त पैर होते हैं, मतलब जुड़े हुए पैर होते हैं, तो वो किस में होते हैं, वह होता है आर्थ्रोपोडा में। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्थ्रोपोडा। संयुक्त पैर होते हैं, इनके शरीर जो होते हैं, शरीर सिर वक्ष तथा पेट में जो है विभाजित होते हैं। इसका खून जो है रंगहीन होते हैं और इनमें लिंग अलग अलग होते हैं और वे यौन तरीके में प्रजनन करते हैं। कॉकरोच तथा हाउस फ्लाई जो होती है, जो दो प्रमुख उदाहरण है। इसके पास जो है एक खुली रक्त परिसंचरण प्रणाली होती है, अर्थात रक्त शरीर के गुहा में खुले स्थान में बहता है। अगला देखेंगे तो मूल्यांकन करना है हमें, मतलब सॉल्व करना है इसे। तो सबसे पहले हमें किसको देखना होगा, तो सबसे पहले हमें देखिए ये 4 और -6 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, -4 निकलेगा, ठीक। और ये देखो 3 2 जा 6, ये प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा 6। तो कितना आ गया, -4 प्लस 6 और प्लस 6, और नीचे कितना है 18, इसमें डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा -3, और ये मल्टीपल बाई 5, तो कितना हो जाएगा 15 में से 18 में से 15 घटा लो तो 3, और ऊपर में कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटा लो तो 8, बट्टे कितना आ जाएगा 3, यानी 8/3। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, कह रहा है क्या कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और शेष का जो है 1/2 सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला है और इस नीले भाग की लंबाई जो है 3 सही 1/2 सेंटीमीटर है, तो पेंसिल की लंबाई हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो चलिए हम लोग पेंसिल की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, क्या होता है देखेंगे आप यहाँ पे। तो हमें करना होगा क्या, यहाँ पे करना होगा जो नीला भाग है वो 1 गुने 1 माइनस 1/8 को गुना करना होगा 1 माइनस 1/2 से। तो निकालिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8 में से 1 गया तो 7/8 हो जाएगा, गुने इसमें से 1 निकाल दो तो 1/2, यानी हो जाएगा 7/16 टोटल। तो हम मान लेते हैं पेंसिल की कुल लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या होगा, 1 गुने 7/16 इक्वल कितना हो जाएगा 3.5। एक्स की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे, तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 3.5 दिया है, गुने में 16 हो जाएगा, बट्टे में 7 आएगा। ये डेसिमल हटाओ तो 10, 7 × 5 = 35, 5 से काटो 2 टाइम्स में, 2 से काटो 8 टाइम्स में,
यानी कितना सेंटीमीटर आ गया इसकी लंबाई? आंसर बन जाएगा 8 सेंटीमीटर। आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। सही उत्तर का हमें चयन करना है। यहाँ पे दे रखा है रेखा चित्र के अनुसार समीकरण को जोड़ना, जोड़ी हमें बताना है कि दो रेखाओं के प्रतिनिधित्व करता है जो क्या होगा। बिल्कुल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, बिल्कुल दो बिंदु पर प्रतिच्छेद, संपाती या समानांतर, कैसा होगा यह? तो ये हमें पहले देखना होगा इसे कि क्या होगा। इक्वेशन 1 एंड 2 ये हमारा फर्स्ट एंड 2 है। ओके, अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, हमें आपको पता होगा क्या कि A1/A2, तो A1 कितना है 6 बाई A2 कितना है 2, इसको काटो तो कितना आ जाएगा 3/1 है, यही ना दिया है। और B1/B2, B1/B2 -3/-1, माइनस माइनस प्लस यानी 3/1 आया। और C1/C2 इसे भी फाइंड करो, 10/9 आया। तो यानी आप देखें यहाँ पे क्या आ गया हमारा, A1/A2 इज इक्वल B1/B2 डजंट इक्वल C1/C2, यही ना था हमारा आया है। तो दोनों समीकरण की ग्राफ जो रेखाएं होगी एक दूसरे के क्या होगी, समानांतर होगी। इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या, यदि x² माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है तो समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो माइनस अल्फा एवं माइनस बीटा मूल वाला समीकरण क्या होगा, ये हमें बताना होगा। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग क्या होता है, -b/a होता है ना। तो माइनस बी क्या है, माइनस बी में माइनस बी यानी प्लस बी हो जाएगा। ए का वैल्यू 1 है तो क्या रखेंगे, b/1 इतना होगा। और मूलों का गुणनफल a इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है, c/a होता है। c में ca है और a तो एक ही है यानी c/a, और ये b/1 आया। तो नया मूल क्या हो जाएगा हमारा, नया मूल दिया है माइनस अल्फा और माइनस बीटा, ये नया दिया है। तो इसका मूलों का योग क्या होगा, -b/a, तो इसको निकालेंगे हम लोग, तो माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा प्लस अल्फा बीटा इक्वल में आ जाएगा माइनस बीटा होगा, यहाँ पे आएगा इक्वल में। अब मूलों का गुणनफल तो माइनस अल्फा और गुने माइनस बीटा करो तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल पहले से दे रखा है सी। तो जो नया द्विघात समीकरण आया वो क्या आ गया हमारे पास, x² माइनस मूलों का योग, तो x प्लस मूलों का गुणनफल वो कितना आ जाएगा 0, तो बनेगा x² माइनस माइनस में बी एक्स और प्लस सी इक्वल 0, यानी x² प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल 0 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होगा। ऑप्शन नंबर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक मिश्रण के जो है 729 मिलीलीटर में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 7:2। दूध और पानी का एक नया मिश्रण अनुपात 7:3 प्राप्त करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा, कितना और पानी मिलाना होगा। तो जल की मात्रा कितना है दिया गया हमारे पास, देखिए जल की मात्रा हमारा 2 और 7 2 9 हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो ये 729 के बराबर है। ये क्यूब होता है यानी काट दो तो कितना 81 टाइम में, तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा गुणा 162 मिलीलीटर, है ना, मिलीलीटर आ गया। अब दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, इसमें घटा दो 729 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 567 मिलीलीटर आ गया। ठीक, अब मान लेते हैं क्या 1 मिलीलीटर पानी और मिला देते हैं हम लोग, तो पहले से कितना है, पहले से इसमें इतना है वाटर, ठीक है 567 वाटर, तो ये है ना हमारा पहला वाटर निकला है 162। तो पहले 567 दे रखा है दूध, इसमें 162 पानी है, इसमें और पानी मिला दे तो ये रेशियो बन जाती है 7:3 का रेशियो। बस क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1701 इक्वल में हो जाएगा 162 गुने 7 प्लस 7x, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7x इक्वल हो जाएगा आपका 567, और तो 7 से काटो तो 81 टाइम, तो 81 ml हो जाएगा। आंसर बनेगा मतलब कितना मिलाना होगा पानी और, तो 81 ml आंसर बनेगा 81। 5 लड़कों का औसत
उम्र जो है 16 वर्ष है, जिसमें से 4 लड़के का औसत वजन 16 वर्ष 3 महीने है, तो 5वें लड़के का उम्र हमें बताना होगा क्या होगा। 5वें लड़के का उम्र क्या होगा, तो 16 गुने 5 माइनस 16 सही 3/12, ये ना होगा, गुने 4 होगा, तो कितना हो जाएगा 16×25 80 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना 3×4 = 12, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी माइनस कर दो इसमें से 65, तो कितना आ जाएगा 15। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 15 वर्ष। ये काटेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे काट दिया इसका हमें इससे मल्टीपल करके ऐड करना होगा, फिर जो आएगा इसमें मल्टीपल करके, तो यहाँ पे 65 आएगा, इसको घटा देना होगा, तो 15 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जानते हैं, तो जाति वृत्ति के रूप में जानते हैं। किसके रूप में, जाति वृत्त के रूप में जानते हैं। आंसर बनेगा राइट आंसर डी, जीवों को विकासवादी इतिहास को जाति वृत्ति कहते हैं। अगला देखेंगे, कबूतर मच्छर चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं बताइएगा, तो यह दिखाते हैं क्या, अभिसारी विकास, क्या दिखाते हैं, अभिसारी। ऑप्शन नंबर सी होगा अभिसारी, अपसारी नहीं, अभिसारी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, है ना। ऐसे अंग संरचनात्मक रूप से क्या होते हैं, अलग लेकिन समान कार्य करते हैं। मच्छर और चमगादड़ और कबूतर के पंख जो है कार्य एक ही होता है ना, उड़ना। अगला देखिए, बैसिली बैक्टीरिया है जो होता क्या है, बैसिली बैक्टीरिया है जो होता है, बैसिली बैक्टीरिया छर के आकार का होता है, कैसा होता है, छर के आकार का। आंसर बनेगा बी, कोको बैक्टीरिया गोलाकार कोकस होता है, और वाइब्रियो जो बैक्टीरिया होता है वो कॉर्मा के आकार का होता है। खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन सी है, कौन सी है बताइएगा, तो खाने योग्य समुद्री मछलियां जो है हिल्सा है, पॉम्परेट है और मैकेरल है। आंसर बनेगा राइट आंसर सी होगा, यहाँ पे तीनों खाने योग्य मछलियां हैं। मछलियों के दो व्यापक स्थान के आधार पर विभाजित किया गया, मीठे पानी की मछलियां एवं समुद्र जल की मछलियां। मीठे जल की प्रमुख मछलियां कतला, रोहू, कॉमन कॉर्प हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर धातु है, ये हमें बताना है। सबसे कठोर धातु कौन है इसमें, तो आंसर बन जाएगा क्या, टंगस्टन। आंसर डी बनेगा, सबसे कठोर धातु है, परंतु समस्त धातुओं के समूह में क्रोमियम सबसे कठोर धातु माना जाता है। कौन माना जाता है, क्रोमियम। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, पारद के साथ कौन मिश्रण नहीं बनाती है, तो पारा जो है धातु लोहा, प्लैटिनम तथा टंगस्टन के साथ क्या कहती है, मिश्रण नहीं बनाती है। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लोहा। अगला देखिए, कह रहा अंकुरित जौ के दाने के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं। अंकुरित जौ के दाने का प्रयोग जो है बियर बनाने में किया जाता है, किसके बनाने में, बियर। आंसर ए बनेगा। एक रेडियोधर्मी प्रकाश का आधा जीवन 4 महीने का होता है, आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा, कितने महीनों में क्षय हो जाएगा, तो कितने महीने में हो जाएगा, 1 में से 3/4 घटाना दो, कितना बचेगा, 4 में से 3 मतलब 1/4, आंसर बच जाएगा। 1/4 शेष रह जाते हैं, कहने का मतलब है कि अर्धायु बच जाएगा, मतलब कि अर्धायु कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अर्धायु कहने का मतलब जो रेडियोधर्मी अर्धायु है 1/4 शेष बच जाएगा, 1/4 शेष, तो एन की वैल्यू हमारा क्या आ गया 2, यानी कितने महीने, 8 महीने। आंसर क्या बन जाएगा हमारे, ऑप्शन नंबर सी, 8 महीने हो जाएंगे। अगला देखिए, कह रहा है बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर है, उस पॉलीमर का नाम बताइएगा। पॉलीमर का नाम क्या है, बर्तनों में नॉन स्टिक परत के रूप में टेफ्लॉन पॉलीमर का उपयोग किया जाता है, किसका, टेफ्लॉन का। आंसर बनेगा राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग जो है टीयर गैस के रूप में किया जाता है, बताइएगा। टीयर गैस के रूप में क्लोरीन का।
आंसर बनेगा डी, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन जो है हाइड्रोजन जब आंखों की कोशिकाओं में संपर्क में आता है तो यह जलन पैदा करता है, जिससे फलस्वरूप आंख में आंसू निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस में नहीं होता है न्यूट्रॉन? हाइड्रोजन में नहीं होता है। आंसर सी बनेगा, हाइड्रोजन। इसमें न्यूट्रॉन की अभाव होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था? वह कौन सा तत्व है बताइएगा। तो आंसर क्या बनेगा? वो है टेक्नेशियम। क्या है? टेक्नेशियम। आंसर बनेगा डी, टेक्नेशियम जो है सबसे पहले मानव निर्मित है। टेक्नेशियम कहने का मतलब परमाणु, इसका क्रमांक कितना है? 43 है। टेक्नेशियम का परमाणु क्रमांक 43 है। इसे टीसी प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। टेक्नीशियम के जो है 97 क्या होते हैं? भार होते हैं, है ना। इसके अलावा इसके आइसोटोप्स क्या होते हैं? अस्थायी होता है। वैज्ञानिक कार्लो पियर तथा एमिलियो सेग्रे ने 1937 में टेक्नीशियम की खोज किए थे। जब पानी में इर्नो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं। किसके कारण बनते हैं? तो यह बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण होगा? CO2 के कारण। ऑप्शन नंबर बनेगा बी, CO2 के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है जहाज निर्माण से संबंधित है? बताइए कौन सा शहर? तो आंसर क्या बनेगा हमारा? बेल्जियम का एंटवर्प शहर जो हीरा उद्योग का है। एंटवर्प किससे है? तो हीरा से है एंटवर्प। अब देखेंगे इसके बाद जो बचेगा क्या, तो है ट्रोएस्टो, है ना, मिनस्क और हैम्बर्ग। ये क्या बचे हमारे? 2, 3 और 4, ये सभी। तो करेक्ट आंसर हमारे आगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुए। जर्मनी के जो है, ये जर्मनी में है हैम्बर्ग, ठीक है। और इटली का है ट्रायस्टे, और मिनस्क कहाँ का है? बेलारूस का है। ये सभी क्या है? ये जहाज़ों के लिए निर्माण करते हैं जहाज। निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली पहाड़ी की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो किसे जानते हैं हम लोग? असम को। आंसर सी बनेगा, लाल नदी और नीली पहाड़ी की भूमि के रूप में जानते हैं। असम को जानते हैं। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश माना जाता है। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश। अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है बताइएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अंतरिक्ष पहला देखिए पढ़ते हम लोग। अटलांटिक के प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन जो है दक्षिण गंगोत्री था। पहला दक्षिण गंगोत्री था, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वर्तमान में दक्षिणी गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस जो है पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। तीसरा क्या है? वैज्ञानिक गतिविधियां के लिए जो है मैत्री स्टेशन के पूरे वर्ष आबाद रखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन से बनेंगे ये आपको बतानी है। कौन से बनेंगे करेक्ट आंसर? तो हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सिर्फ एक होगा, केवल एक। क्या होगा? तो जो अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन है वो दक्षिणी गंगोत्री था। कौन था? दक्षिणी गंगोत्री था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्कटिक क्षेत्र और अटलांटिक महाद्वीप स्थित है, बता दीजिएगा यह कहाँ है? आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिक महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। तो आंसर बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सूची 1 और 2 को हमें सम्मिलित करना है ना। पुट के प्रयोग करके देखिए यहाँ पे दिया है रेलवे जोन और उसका मुख्यालय। तो आइए हम लोग मिलाते हैं। पहला क्या है हमारा? पश्चिम मध्य। पश्चिम मध्य पता है कहाँ पे है? तो पश्चिम मध्य है जबलपुर। कहाँ पे है? जबलपुर में। और दक्षिण पूर्व मध्य कहाँ है? दक्षिण पूर्व मध्य क्या जो है बिलासपुर में है। और पूर्व मध्य कहाँ पे है? तो पूर्व मध्य हाजीपुर में है। और उत्तर पूर्व कहाँ है? गोरखपुर में है। तो देखें एक का एक, ठीक है, और 2 का जो है हमारा सी, एक का एक और 2 का सी, वो कौन सा फॉलो कर रहा है? तो वो फॉलो कर रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका बी। करेक्ट आंसर बन जाएगा, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या इसमें
कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, वो बताइएगा। तो कौन है बताइए। तो वह है दीव। आंसर बनेगा सी। कौन है? दीव है, केंद्र शासित प्रदेश है यह। मात्र 3 वर्षों में यह हुआ है। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी क्या होता है? तो एक जो एस्ट्रोनॉमिकल इकाई सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी होती है, क्या होती है? सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी होती है। आंसर ए बनेगी। खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.49 गुने 10⁸ किलोमीटर होता है दूरी मापने की। यह इकाई मुख्यतः बड़ी खगोलीय दूरी को मापने का काम आता है। अगला क्या है हमारा कि फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करता है? फोटोस्टेट जो होती है वो किस पे काम करती है? तो यह काम करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण में। आंसर बनेगा सी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो ये आयाम के संदर्भ में। आंसर बनेगा बी, करेक्ट आंसर बी बनेगा। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। यह आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ध्वनि की तीव्रता जो है आयाम स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसी होती है बताइएगा। खगोलीय दूरबीन हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाती है? तो यह बनाती है, आपको बता देते हैं, यह आभासी और आवर्धित बनाती है। कैसी बनाती है? आभासी और आवर्धित। करेक्ट आंसर बी बनेगा। खगोलीय दूरबीन अनंत अनंत की वस्तु का जो है आभासी उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब अनंत पर ही बनाता है। खगोलीय दूरबीन का प्रयोग जो है खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। खगोलीय दूरबीन एक बेलन आकार की जो है संरचना होती है जिसके दोनों ओर लेंस लगे होते हैं, जो क्या होती है? एडजस्टेबल होती है। और एक वस्तु लेंस होता है तो दूसरा दृश्यक लेंस होता है। खगोलीय दूरबीन में हमेशा क्या होती है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखें। अगला पॉइंट है हमारा कि कौन सा बेहतर कंडक्टर है? कौन सा बेहतर कंडक्टर है बताइएगा। तो इसमें सबसे बेहतर कंडक्टर जो है निकेल है। कौन है? निकेल। ऑप्शन बनेगा बी। प्रतिरोधकता उसकी क्या होती है? निम्न होती है, मतलब सबसे अच्छा चालक होगा। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता सबसे अधिक है ना, और अतः इसकी चालकता सबसे कम होगी। और नाइक्रोम, निकेल तथा क्रोमियम एक मिश्र धातु है। निकल का प्रयोग जो है एंटी रस्टिंग लेयर के रूप में किया जाता है। अगला है परावर्तन के नियम सत्य हैं, वो बताना है किसके लिए सत्य है। तो आंसर क्या बनेगा इसमें? यह जो होगा सभी परिवर्तन सतहों के लिए होगा। आंसर बनेगा डी, करेक्ट आंसर डी होगा बनेगा। मतलब साइन आई बराबर साइन आर होता है, ये तो पता ही है आपको। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य फसल कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है, वो क्या है बताइएगा। तो वह है गन्ना। आंसर बनेगा बी। देश की व्यापारिक फसल में गन्ना प्रथम स्थान रखता है क्योंकि इससे सबसे अधिक मूल्य का उत्पादन होता है और यह चीनी, गुड़, फिर है सीरा बनाने में काम आता है। भारत में चावल और गेहूं उत्तम अनाज की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। चावल के बाद गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। कपास और जूट अन्य व्यापारिक फसलें हैं, यह रेशेदार फसलें हैं। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार हमें करना है। तो देखिए क्या है पहला कथन, यह पूरब में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु के द्वारा घिरा हुआ है। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के चार छोटे जो है असंबद्ध जिले हैं। उपयुक्त में से बताना है कथन सही है कौन। तो देखिए पुदुचेरी जो है पूरब में बंगाल की खाड़ी और शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु के द्वारा घिरा हुआ है, ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है। और इसके 4 छोटे असंबद्ध भी हैं, असंबद्ध जिले भी कौन कौन है? पुदुचेरी है, कराईकल है, माहे है और यानम है। तो यानी 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो आप देखोगे तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले से अपने, जब तक के लिए धन्यवाद। 9 बजे पूरे रेडी रहिएगा कलम और किताब लेकर के, ठीक है। कलम और अपने नोट्स बुक लेकर के रेडी रहिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं सुबह 9 बजे रुकमणी पब्लिकेशन के